हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। मेरा नाम है वैभव गुप्ता। आज हम लोग कक्षा 9 के गति चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। आज हम लोग कक्षा 9 के गति चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। चलिए हम लोग पहले गति को समझते हैं। सामान्यतः गति का परिभाषा देखेंगे तो बुक के हिसाब से यही लिखा रहता है कि समय परिवर्तन होने के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो जाए तो वही गति होती है। पहले तो आप ये जान जाइए कि कोई भी संसार में कोई भी घटना या कुछ भी होता है तो समय के अंतराल में होता है। इसलिए किसी भी साइंस में किसी भी डिफिनीशन को बताते हैं तो हम लोग समय के सापेक्ष बताते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे गति की परिभाषा देखेंगे तो समय परिवर्तन होने के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए। अब वस्तु की स्थिति क्या है, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल जो कोई वस्तु है जो बिंदु P पर स्थित है, ठीक है, t बराबर 0 सेकेंड में कोई पार्टिकल है जो वस्तु P पर स्थित है और फिर t बराबर 5 सेकेंड बाद देखा जाता है कि वह वस्तु बिंदु Q पर आ जाती है। मतलब 0 और 5 सेकेंड के अंतराल में कोई वस्तु Q पे आ जाती है तो इसका मतलब उस वस्तु ने गति किया। परिभाषा के अनुसार गति इसी को माना जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु Q है और यहाँ पे कोई वस्तु B है, ठीक है। अब वो पार्टिकल बिंदु Q पर स्थित है और कुछ समय बाद वो पार्टिकल B पे पहुंच जाता है तो इसको भी हम लोग गति मान सकते हैं। परिभाषा के अनुसार ये भी गति होगा तथा मेरे भी अनुसार ये भी गति होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे कोई वस्तु है जो इतने ये पार्टिकल है कोई जो बिंदु C पर स्थित है और कोई बिंदु यहाँ पे D, तो t बराबर 0 सेकेंड पर इसको देखा जाता है तो वह वस्तु बिंदु C पर होती है और वही t बराबर 10 सेकेंड पे देखा जाता है तो वो वस्तु C पर होती है। अर्थात तो वह वस्तु के स्थिति में चेंज नहीं होता है तो इसे हम लोग विराम कहते हैं। मतलब वह वस्तु में कुछ गति ही नहीं हुआ, मतलब वह वस्तु ने गति नहीं किया। और गति का मापन हम लोग एक मूल बिंदु से कहते हैं। वह बिंदु जिस बिंदु से किसी चीज का मापन किया जाता है वही बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आपने दीवार ले लिया, इस दीवार से इस वस्तु की डिस्टेंस है जो 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर या मीटर पे आपने किसी वस्तु को रख दिया है और t बराबर 0 सेकेंड पे रखा है और t बराबर 10 सेकेंड पर देखेंगे तो वो वस्तु यहाँ से दीवार से 5 मीटर की वस्तु या जितने मीटर पे आप रखी होगी उतने मीटर पे होगी तो वह वस्तु ने गति नहीं किया, अर्थात तो वह वस्तु विराम में था। अगर वही वस्तु उस डिस्टेंस से, मान लीजिए कि वह वस्तु यहाँ पे D पे पहुंच गई तो उसका डिस्टेंस इस दीवार से कुछ बड़ा हो जाएगा, इतना मान लीजिए 10 हो जाएगा। मतलब दीवार से लेके बिंदु D तक की दूरी 10 हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग कोई आपसे पूछेगा कि उस वस्तु ने कितना गति किया तो हम लोग 10 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर या मीटर भी कह सकते हैं या मीटर लिख दीजिए, माइनस कर देंगे तो 5 मीटर। मतलब वह वस्तु ने t बराबर 0 सेकेंड से लेके t बराबर 5 सेकेंड के अंतराल के बीच 5 मीटर की दूरी तय की है, अर्थात वह वस्तु ने गति किया है, ठीक है। और गति को पहचानने का हम कैसे, कोई आपको अगर कोई समीकरण दे दे, जैसे यहाँ पे दे दें, यहाँ पे जैसे x बराबर 5t दे दें तो ऐसा एग्जाम में आता है कि ये कोई ऐसा कोई समीकरण दे देगा, इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि यह इक्वेशन, इस इक्वेशन में पार्टिकल रुका है कि चल रहा है, तो इसकी गणना हम लोग ऐसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये t क्या है, t हम लोग जानते हैं कि टाइम होता है और टाइम को t से इंडिकेट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ये t है जो समय होता है, t बराबर आप t का मान 1 रखेंगे, मतलब t का मान 1 सेकेंड रखने पर t का मान 1 सेकेंड रखेंगे तो ये x बराबर 5, मतलब x अक्ष पे ये 5वें बिंदु पे होगी। और अगर t का मान 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगी। मतलब जिस प्रकार हम लोग समय को चेंज करेंगे उसी प्रकार उसकी स्थिति भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है समय चेंज करने पर स्थिति चेंज हो जा रही है तो परिभाषा के अनुसार वह वस्तु गति होगा। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए यहाँ पे, मतलब ये x है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है तो यह वस्तु विरामावस्था में होगी। तो ऐसा कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि कोई समीकरण दे देगा और पूछेगा कि यह पार्टिकल गति में है या विरामावस्था में। तो
तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी गति समय पे निर्भर करती है, ठीक है। तो गति एक चीज और पे निर्भर करती है, वो ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर का मतलब निरीक्षक, जो जो उस गति को देख रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बस है जो गतिशील है, यहाँ पे मोशन में है, ठीक है। इसमें दो पार्टिकल हैं या दो व्यक्ति बैठे हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, और बाहर एक व्यक्ति सी है जो इस बस को देख रहा है तथा बस में बैठे ए तथा बी व्यक्तियों को देख रहा है। अगर ए से आप पूछेंगे कि बी गति में है या मोशन में है, तो ए बोलेगा कि बी विराम में है। विराम का मतलब गतिशील नहीं है, ठीक है। और बी से अगर ए के बारे में पूछा जाए, यहाँ से बी से ए के बारे में जब पूछा जाएगा तो बी बोलेगा कि ए भी विराम में है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति सी है, अगर व्यक्ति सी से बी के बारे में पूछा जाए, व्यक्ति सी से बी के बारे में पूछा जाए, तो व्यक्ति बी बोलेगा, तो व्यक्ति सी बोलेगा कि बी गतिशील है, मतलब गति में है। अगर व्यक्ति सी से ए के बारे में भी पूछा जाए तो भी व्यक्ति सी बोलेगा कि ए गतिशील में है, ए गति में है। लेकिन बी से ए के बारे में पूछा जाए तो बी बोलेगा कि ए विराम में है। इसका मतलब गति समय पर भी निर्भर करती है और गति ऑब्जर्वर पर भी निर्भर करती है कि ऑब्जर्वर उसे देखने वाला कौन है, उस गति को देखने वाला कौन है। अगर ए से पूछा जाए कि ये सी गति में है कि विरामावस्था में है, ए से पूछा जाए कि सी गति में है कि विरामावस्था में है, तो ये अगर खड़ा होगा, अगर ये रुका रहेगा तो ए बोलेगा कि सी गति में है, ठीक है। अगर बी से पूछा जाए सी किस में है, गति में है कि विरामावस्था में, तो बी भी बोलेगा कि सी गति में है। अगर सी गति में हो और ये जो बस है स्थिर हो, तो सी बोलेगा कि ए तथा बी तथा पूरा बस गति में है। अगर सी गति में हो तो सी बोलेगा ए कामा बी दोनों के बारे में कि ये दोनों गतिशील हैं, गति में। इसका मतलब ऑब्जर्वर के अनुसार ही हम लोग गति का निर्धारण कर सकते हैं तथा समय के अनुसार ही हम लोग गति का निर्धारण कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग परिभाषा में इसको बढ़ा सकते हैं कि समय परिवर्तन होने के साथ साथ तथा ऑब्जर्वर के परिवर्तन होने के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो उसे गति कहते हैं। अब आप लोग को गति समझ में आ चुका होगा। मैंने बताया कि गति समय तथा ऑब्जर्वर दोनों पर निर्भर होती है। अभी बस वाले एग्जाम्पल से मैंने आपको इसे समझा दिया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं स्थित हैं, अगर उन्हें ऑब्जर्वर के हिसाब से देखा जाए तो वो वस्तुएं न तो गति में है न तो विराम अवस्था में है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती रहती है, वह अगर हमारे सापेक्ष देखा जाए उस पृथ्वी को, तो वह पृथ्वी अभी स्थिर है। अगर ग्रहों के सापेक्ष देखा जाए उस पृथ्वी को, तो वह पृथ्वी अभी मोशन कर रही है। तो यह सबसे बड़ा गति का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी हमारे सापेक्ष स्थिर है तथा ग्रहों के सापेक्ष गति कर रही है। चलिए हम लोग अगले हेडिंग अदिश राशि तथा सदिश राशि को देखते हैं। अदिश राशि, पहली राशि क्या होती है, राशि किसे कहते हैं, तो राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसकी हम लोग मापन कर सकते हैं, वही राशियाँ होती हैं। जैसे कि दूरी हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, चाल हो गया, भार हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। जिन राशियों को हम लोग जैसे जिस चीज़ को हम लोग माप सकते हैं वो राशि कहलाती है। देखिए राशि दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ में क्या होती हैं, ऐसी अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, अ का मतलब नहीं और दिशा का मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। वे राशियाँ जिसमें दिशा ना हो, परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तथा जैसे में दूरी कह सकते हैं, अगर आप दूरी तय करते हैं तो उसमें दिशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, इसीलिए उसे अदिश राशि कह सकते हैं हम लोग। और कार्य हो गया, कोई भी कार्य हम लोग कहते हैं तो दिशा को व्यक्त नहीं करते हैं कि मैंने इतना कार्य इतने दिशा में किया,
मतलब 5 जूल कार्य उत्तर दिशा में किया, ऐसा नहीं बोला जाता है, बस किया जाता है, बस बोला जाता है कि 5 जूल कार्य किया। अगर कोई बल्ब है तो उसने इतना ऊर्जा किया, उतना बोला जा सकता है। अब जैसे आप यहाँ पे भार किया है, तो आप किसी भी सब्जी जाते हैं लेने या कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो आप ये नहीं कहते हैं कि हमें उत्तर दिशा में 5 किलो आलू दे दीजिए या कोई सामान दे दीजिए। दिशा को व्यक्त नहीं किया जा सकता है वहाँ पे, इसीलिए इसे अदिश राशि में रखा गया है। और दूसरा होता है सदिश राशि, वे राशि जिनमें दिशा हो तथा परिमाण हो, जिसमें दिशा भी होता है परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब कुछ उसमें भार होता है या कुछ परिमाण कर सकते हैं उसे। जैसे बल हो गया, बल हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें दिशा का उपयोग करते हैं कि हमने 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगाया या पश्चिम दिशा में लगाया। और वेग, अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि हमने उत्तर दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी चलाई या पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी चलाई। और विस्थापन, यह दूरी का सबसे न्यूनतम होता है, यह दूरी के विपरीत होता है, मतलब दूरी से यह हमेशा छोटा होता है। इसमें दिशा का प्रयोग होता है, जो कि हमें अभी आगे पढ़ना है। चलो बच्चों, अब हम लोग का आगे का जो टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। तो दूरी क्या होता है हम लिखेंगे नहीं, हम आपको इसी तरह एग्जाम्पल से समझा देंगे दूरी क्या होता है। दूरी का सामान्यतः बुक में परिभाषा दिया है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की पूरी लंबाई, मतलब पथ मतलब रास्ते की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्यू है, क्योंकि यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, ये पूरा कोई पथ है। पी क्यू पूरा कोई पथ है या कोई लाइन है, कोई रेखा है, तो कोई पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, मतलब यहाँ से गति करके यहाँ गया। ठीक है, हम लोग का अगला हेडिंग है चाल तथा वेग तथा उनमें अंतर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, जो आपने कक्षा 8 में या कक्षा 9 में गए होंगे तो इस फार्मूले को पढ़े होंगे। ठीक है, अभी 6 महीने बीत चुके हैं, हम लोग शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं। यहाँ पे आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा मैथ में। तो ये समय, चाल की परिभाषा को व्यक्त करने के लिए समय को 1 मान लिया जाता है, और समय को जब 1 मान लिया जाता है, 1 सेकेंड मान लिया जाता है, तो इसे विज्ञान में हम लोग एकांक बोलते हैं, एकांक। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर समय को 1 मान लिया जाए यहाँ पे, तो चाल बराबर क्या लिखा गया है, चाल बराबर दूरी, और समय को 1 मान लिया जाता है, मतलब यही दूरी, मतलब समय को जब 1 मान लिया जाता है तो जो जितना हम लोग दूरी तय करते हैं वही चाल होती है। तो यही परिभाषा होता है कि एकांक समय में 1 सेकेंड को एकांक मान लिया जाता है, तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यही आपको परिभाषा लिखा होता है बुक में। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसलिए इसमें दिशा नहीं बताया जाता है। अगर इसका मात्रक देखेंगे आप लोग, तो चाल बराबर दूरी होता है, दूरी और समय। दूरी को जब मीटर लेंगे तो समय को सेकेंड लेते हैं, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, ये हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी लिखा रहता है मीटर सेकेंड इनवर्स। ये -1 होता है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्लस रहता है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड माइनस इनवर्स हो जाता है, या मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें दिशा नहीं होती है, ये 20 मीटर पर सेकेंड। चाल को व्यक्त करने के लिए चाल हमेशा डिपेंड होता है दूरी पे, और समय को एकांक मान लिया जाता है, मतलब चाल को व्यक्त करने के लिए एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल हमेशा डिपेंड होता है दूरी पे। अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन मैंने अभी बताया था कि किसी वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये भी विस्थापन तो दूरी का ही भाग होता है, मतलब न्यूनतम दूरी होती है। हम विस्थापन को न्यूनतम दूरी कह सकते हैं। तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं हम लोग। तो वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल आपका निर्भर करता है दूरी पे और वेग आपका निर्भर करता है विस्थापन पे। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, जिसके कारण वेग भी एक सदिश राशि हो जाती है, और दूरी
दूरी एक अदिश राशि है, जिसके कारण चाल भी एक अदिश राशि हो जाती है। और समय समय तो न सदिश है न अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी नहीं होता है, लेकिन परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो इसे सदिश हम लोग कह सकते हैं। जब समय को एक मान लेंगे तो चली गई दूरी चाल हो जाती है। जब समय को एक मान लेंगे तो चला गया विस्थापन, उस समय वेग का काम करता है। तो एक शर्त होती है जिसमें चाल तथा वेग दोनों बराबर होते हैं, और तथा दूरी तथा विस्थापन जब दोनों बराबर होंगे तभी चाल तथा वेग दोनों बराबर होंगे। क्योंकि एकांक समय में चला गया विस्थापन ही वेग होता है, और एकांक समय में चला गया दूरी ही चाल होता है। तो जैसे यहाँ पे ये ए बी दूरी है, यहाँ से कोई वस्तु है, कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो पूरा गति कर चुका है इस पूरे पाथ को। यहाँ पे देखा जाए दूरी कोई आपसे पूछेगा तो ए बी आप इसकी दूरी हो जाएगी, यहाँ से लेकर मान लीजिए 10 मीटर है, तो 10 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा दूरी। और आपसे कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछे तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्ट रास्ता देखना पड़ता है, मतलब दिशा के साथ जाना पड़ता है। तो हम इसको कैसे चले कि हमको शॉर्ट पड़े, अब कोई रास्ता ही नहीं। स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। यहाँ पर ए बी दूरी मतलब 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर आपकी दूरी है, और यहीं पे 10 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गति करता है तो उस समय दूरी तथा विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। और उसी समय यहाँ पे दूरी है तो दूरी की जगह अगर आप विस्थापन रख देंगे तो वो भी चाल के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे विस्थापन है तो भी वेग और चाल दोनों बराबर होते हैं। वेग अगर आपसे कोई पूछे कि चाल तथा वेग कब बराबर होते हैं तो आप कहेंगे कि जब कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में गति करती है, या एक सरल रेखीय गति करती है, या ऋजु रेखीय गति करती है, उस समय पे चाल तथा वेग दोनों बराबर होते हैं, तथा दूरी तथा विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अब अंतर की बात करें तो चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। वेग में दिशा होता है, चाल में दिशा नहीं होता है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन वेग का भी मात्रक वही होता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें चाल तथा वेग दोनों बराबर होते हैं। चाल का परिभाषा होता है एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और वही एकांक समय में चली गई न्यूनतम दूरी या विस्थापन, न्यूनतम दूरी का विस्थापन भी कर सकते हैं, वही वेग होता है। अगर आपको ऐसे को दे दे 5 मीटर पर सेकेंड तो ये आपकी चाल होगी। अगर आपको दे दे -5 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस का मतलब ये अगर आपने ये अक्ष पढ़ा होगा आपने, ये x होता है, ये y होता है। ये माइनस का मतलब ये ऊपर क्या होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो माइनस का मतलब माइनस नीचे, तो ये माइनस आपका दिशा को इंडिकेट करता है। गति जो चैप्टर है तथा न्यूटन के नियम का जो चैप्टर है, इसमें माइनस छोटा या बड़ा नहीं होता, ये दिशा पे निर्भर करता है। तो जैसे -5 मीटर पर सेकेंड दे देगा तो इसका मतलब ये आपका वेग दिया है, क्योंकि माइनस इंडिकेट कर रहा है दिशा को, तो दिशा जिसमें होता है वही वेग होता है। और चूंकि ये जो मीटर पर सेकेंड है ये आपको बता रहा है कि ये वेग है, ठीक है। तो माइनस का मतलब यहाँ पे अगर दिशा को लेके बोला जाए कि एक व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से गया है, तो यहाँ पे दिशा बोला जा रहा है तो ये वेग है। अगर दिशा को नहीं बोलेंगे, जैसे 40 किलोमीटर पर घंटा की आवाज से कोई व्यक्ति जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, दिशा नहीं बताया जा रहा है, तो उस समय यह दूरी चाल होता है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल PCM स्ट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, तथा हमारे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का पूरा नोट्स पड़ा है जो आपको मिल सकता है। इससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।